हे एवरीवन, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये रिलेटेड है बीएससी ग्रेजुएशन के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। एक कोर्स है उनके लिए, दैट इज फ्लोरिकल्चर। ओके, तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो जितने जो पॉइंट्स मुझे मिले वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। होप आप लोगों को ये हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें शुरुआत करनी है हिस्ट्री से। द हिस्ट्री ऑफ गार्डनिंग इन इंडिया इज एज ओल्ड एज इट्स सिविलाइजेशन। तो गार्डनिंग हिस्ट्री में बहुत, यानी कि इंडिया में जो गार्डनिंग है, जो हम कहते हैं बगीचा लगाना, फूलों का बगीचा लगाना, है ना, उद्यान जिसे हम कहते हैं, उसका कल्चर काफी पुराना है ना। जैसे हमारा सिविलाइजेशन है, हमारी जो सभ्यता है, उसी के साथ साथ गार्डनिंग भी आज तक हमारे साथ है। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ऑर्नामेंटल ट्री, द पीपल। ओके, तो पीपल ट्री सबको पता है, फाइकस रिलीजियोसा उसका बॉटनिकल नेम है। comes from a seal from मोहनजोदारो of 3rd millennium BC। तो मोहनजोदारो के टाइम पे जो सभ्यता थी, वहां से पीपल ट्री का जो है इम्पोर्टेंस वो देखा गया है। Another seal from Harappa of the same period depicts a similar tree similar to that of weeping willow, Salix babylonia। ओके, तो ये भी विलो ट्री है। ओके, जो काफी बड़ी होती है हाइट में। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं किस तरह सिविलाइजेशन के साथ साथ हमारे साथ ये चलती आ रही है, ट्रीज के इम्पोर्टेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गार्डनिंग ड्यूरिंग एपिक एरा। तो सबसे पहले वैदिक एरा या उस समय में गार्डनिंग की क्या इंपॉर्टेंस थी या कैसे किया जाता था। द आर्यंस ऑफ वैदिक पीरियड वर ग्रेट लवर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। द लोटस हैज बीन मेंशन्ड द फ्रीक्वेंटली इन संस्कृत स्क्रिप्चर्स ऑफ वैदिक टाइम्स। तो लोटस जो है, कमल जिसे हम कहते हैं, वो फ्लावर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हिंदूज में भी अगर आप पूजा वगैरह में देखें, तो जब लक्ष्मी पूजा होती है दिवाली के टाइम, तो लोटस का काफी इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये सारी चीजें संस्कृत स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन की हुई है। अथर्वा एंड ऋग्वेदा मेंशंस द पीपल, ओके, ट्री विद फेयर फॉलिएज। तो ऋग्वेदास जो हमारे कल्चर में जो वेदास है हिंदुइज्म में, उनमें भी पीपल का एक्सप्लेनेशन मिला है, पीपल प्लांट के बारे में बताया गया है। The epics of Aryans, the Ramayana, Mahabharata mention about gardens, trees and flowers. So महाभारत और रामायण में भी trees और flowers की importance बताई गई है। In Ramayana, it has been narrated that places had nice gardens with numerous flowers and shady groves, and lakes were full of lotuses. Okay. तो आप आज भी अगर टीवी में महाभारत, रामायण, इस तरह के जो ट्रेडिशनल सीरियल्स हैं, अगर आप देखेंगे, तो आपको वहां पे फूलों से सजे हुए लेक्स, रिवर्स, ठीक है, गार्डन्स, ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं। तो है ना, हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें वो इमेजिनेशन आ जाता है। द ग्रोव अशोकावना, वेयर सीता वॉज हेल्ड इन कैप्टिविटी बाय रावणा। जिन लोगों को रामायण के बारे में पता है, उन्हें ये पता होगा कि सीता माता जो थी, राम की जो वाइफ थी, उन्हें रावण हरण करके लेके गए थे, यानी कि आज के टाइम पे अगर बोले तो किडनैप। ओके, तो उन्हें लेके गए थे, कौन से ट्री के नीचे उन्हें रखा था, सारा का इंडिका। ठीक है, सारा का इंडिका, सारा का अशोका, ऐसे ट्रीज हैं ये, जिनको अशोक वन कहा गया, अशोका वना, यानी कि अशोक ट्रीज की जंगल। ठीक है, तो उसके नीचे, उस पेड़ के नीचे सीता माता को रखा गया उस जंगल में। सो महाभारता में व्यास ने डिस्क्राइब किया है कि पार्क्स, गार्डन्स, ठीक है, लेक्स, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये व्यास ऋषि ने भी डिस्क्राइब किया है। तो इस तरह से हमारी जो वैदिक कल्चर थी, वो इस तरह से प्लांट्स और फ्लावर्स, गार्डन्स, लेक्स से इन्फ्लुएंस्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप इस तरह ये इमेज देख सकते हैं, किसी एक गार्डन का है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में या हमारे पास से पहले वैदिक पीरियड से जो प्लांट्स इम्पोर्टेंट है, वो बैनियन ट्री, फाइकस बेंगलेंसिस, अशोका ट्री, सारेका इंडिका, सैलिक्स बेबीलोनिका, फाइकस रिलीजियोसा,
माइकेलिया चंपका, ठीक है, चंपा, चंपा चाफा जिसे बोलते हैं, ओके, मैग्नोलिया भी कहते हैं, टर्मिनालिया अर्जुना, अर्जुन ट्री, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलस जिसे कहते हैं, ठीक है, और फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं इसे कॉमनली, नागकेशरा, म्यूसिया फेरारा, फेरिया, कैशिया फिस्टुला, सोरिया रोबुस्टा, बोरासिस फैब्लिफेर, that is palmyra tree or palm tree, you can say, screw pine, pandanus species, bignonia species and oleander, Nerium oleander. तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट हैं जो काफी इंडियन हिस्ट्री में काफी इम्पोर्टेंस है इन प्लांट्स का, इन्होंने कल्चर, हिंदुइज्म कल्चर को काफी अफेक्ट किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेशल मेंशन हैज बीन गिवन टू द ट्री कदम्बा, कदम का पेड़ अगर आपको पता है, एंथोसेफेलस कदम्बा, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज एसोसिएशन विद द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे वो कदम के पेड़ों के ऊपर ही बैठे हुए बंसी बजाते थे, ओके, यमुना नदी के किनारे, ऐसे हम हमारे स्कूल टाइम में कुछ पोएम्स होती थी, ओके। चलिए, the lotus was very popular flower which was regarded by both the Hindus and Buddhists as a symbol. Yes, even Lord जो बुद्धा है उनको भी आप देख सकते हैं, उनके हाथों में लोटस फ्लावर होता है, okay, so it's a symbol of purity, purity का symbol है। The lotus flower is like a sacred and virtuous man who remains unaffected even in the filthiest surroundings. लोटस फ्लावर देखो, आपने कभी कहावत सुनी होगी कि कीचड़ में ही कमल उगता है, ऐसी कहावत है, या फिर कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो ये यही कहा गया है कि लोटस प्योरिटी का सिंबल है ना, कितना खूबसूरत फ्लावर है, कहाँ खिलता है, कीचड़ में होता है, ठीक है, जमे हुए कीचड़ वाले पानी में होता है। तो इसका ये मतलब है कि हम जैसे भी गंदी परिस्थिति में ही रहे क्यों ना रहे, पर हम अच्छा बन सकते हैं। तो प्योरिटी का सिंबल है, ओके, प्योरिटी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। So during the later Aryan period, the Aryans developed wishful thinking in the form of Kalpavriksha, the wish-granting tree, and Kalpalata, a similar creeper. तो ये ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम हैं जो आर्यंस के पीरियड में उन्होंने विशफुल थिंकिंग, मतलब कुछ भी आप मांगते हो उस प्लांट से तो वो विश जो है पूरी हो जाती है, विश ग्रांटिंग ट्रीज बोला गया है। The faith goes that anybody standing under these creepers or trees wishing anything from jewelry, beautiful clothing, good food, beautiful maidens would get the same. तो इनका कहना है कि इन प्लांट्स के नीचे अगर आप खड़े हैं और आप कोई भी विश मांगते हैं, ज्वेलरी, ब्यूटीफुल कुछ भी चीजें, ब्यूटीफुल ज्वेलरीज, क्लोथिंग, कपड़े वगैरह, तो आपकी विश जो है वो पूरी हो जाती है। A tree dating back to the 3rd century BC was identified as banyan tree, which is now preserved in the Kolkata Museum. ये मैं देख कर आई हूँ, this is true. Okay, so ऐसा कहा जाता है कि almost 300, 350, 100 years का banyan tree है कोलकाता म्यूजियम बॉटनिकल गार्डन में, अभी भी है, preserved है, यानी कि अभी भी जिंदा है वो tree. Okay, it's a banyan tree. The association of different trees with the life of Lord Buddha is well known. His birth took place under the Ashoka tree, and other trees like Sal and Plaksha, means Palash जिसे कहते हैं, were also there. तो बुद्धा जहाँ पैदा हुए थे, अशोका ट्री के नीचे पैदा हुए थे, वहाँ साल और ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जैसे प्लांट्स भी थे, जो कि पलस कहते हैं जिसे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, The Buddha attained his enlightenment under a peepal tree. Enlightenment मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति हुई बुद्धा को, वो उन्हें गौतम बुद्ध को जो मोक्ष प्राप्ति हुई पीपल ट्री के नीचे हुई. Spread his teachings under mango trees and finally breathed his last in the Sal Grove. तो हर एक चीज ट्रीज से जुड़ी हुई है, देखिए बुद्धा के, गौतम बुद्धा के लाइफ में। The great emperor Ashoka adopted arboriculture and encouraged the plants. तो जो अशोका थे ग्रेट एम्पायर, उन्होंने भी प्लांट्स लगाने और इस तरह के ट्रीज को लगाने की सलाह उस टाइम पे दे दी थी कि लगानी चाहिए. The Atharva Veda says that gods of the third heaven used to sit under the पीपल ट्री. तो पीपल ट्री के नीचे भगवान
का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ इमेजेस हैं। गौतम बुद्ध को जब दिखाया गया है तो उन्हें एक ट्री के नीचे ही दिखाया गया है ना। लोटस का इंपॉर्टेंस आप हिंदुइज्म में यहाँ देख सकते हैं। ओके, और इस तरह से तो हर एक रिलीजन में है ना, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, जैनिज्म, किसी तरह का भी धर्म हो, प्लांट्स का इंपॉर्टेंस तो है ना। चलिए, Fateh Khan, a general of Aurangzeb, made a beautiful garden in Pinjori near Kalka, हरियाणा। तो फिर जो मुगल्स थे उन्होंने भी गार्डन्स वगैरह को उन्हें भी गार्डन्स ने इन्फ्लुएंस किया है और उन्होंने गार्डन कल्चर को एनहांस किया इंडिया में, ठीक है, हरियाणा में। Sher Shah Suri constructed the famous Grand Trunk Road from Lahore to Kolkata and planted avenue trees on both the sides. Nawab Wajid Shah Ali, okay, established Sikandar Bagh, which is now National Botanical Research Institute. I think this has to be at Lucknow, in Lucknow. ठीक है, नेशनल बोटानिकल गार्डन हमारे इंडिया में लखनऊ में है। ओके, ड्यूरिंग मुगल एरा राजपूत किंग्स आल्सो established several gardens in India. The garden at Amber Fort near Jaipur was started by Man Singh and completed by Jai Singh. The Mandar Garden near Jodhpur was built by Raja Abhay Singh. ओके, तो ये सारे हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन है, ये आपको कोई पूछेगा नहीं, पर एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो इस तरह के जो भी राजा महाराजा या जितने भी धर्म गुरु थे या फिर जितने भी कल्चर की जो शुरुआत हुई है, उनको ट्रीज ने, प्लांट्स ने, गार्डन्स ने काफी इन्फ्लुएंस किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गार्डनिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो अब हम धीरे धीरे अब ब्रिटिश की तरफ आए। हमने बिल्कुल वैदिक पीरियड से शुरू किया, फिर हम मुगल्स पे आए, फिर हम ब्रिटिश एरा, यानी कि हम हिस्ट्री के साथ साथ गार्डनिंग देख रहे हैं। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन गार्डनिंग बाय ब्रिटिशर्स एंड इंडियन किंग्स. The Mughal gardeners in India were laid out in a symmetrical pattern, but the English changed the patterns into informal by laying out parks and gardens. ठीक है, तो एक फॉर्मल पैटर्न होता है गार्डन का और एक इनफॉर्मल पैटर्न होता है, वो हम आगे देखेंगे। King Hyder Ali and his son Tipu Sultan were famous armature horticulturists of South India. King Hyder Ali established the most famous Lal Bagh garden in Bangalore. With the fall of Tipu Sultan, it was managed by British. तो जैसे ही टीपू सुल्तान की जो सल्तनत है, जो किंगडम है, वो गिर गई, तब किसने ये हैंड इंचार्ज किसने ले लिया, किसने मैनेज किया? बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैनेज किया। In North India, Maharaja Ranjit Singh made an impressive garden at Amritsar, famous Baradari Garden at Patiala, and fruit orchard at Chail were established by King Bhupendra Singh and his son Yadvendra Singh of Patiala. So Britishers gave a beautiful gift to Indian gardens in the form of herbaceous border and lawn. तो आज जो आप लॉन देखते हैं वो ब्रिटिशर्स ने ही दिया हुआ है। ओके, शादियों में जो हम जब लॉन्स हम कहते हैं, पर वो लॉन्स एक्चुअली क्या होता है, ओपन प्लेस होता है। तो नीचे जो ग्रीन कलर की आपको सॉफ्ट ग्रासेस मिलती हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स आए थे ये ब्रिटिशर्स से आए थे। So during this period, a number of botanical gardens were established in different parts of country, and these are Royal Agri Horticulture Society Garden, Kolkata, Botanical Garden, Saharanpur, National Botanical Garden, Lucknow, Botanical Garden of Forest Research Institute, Dehradun, Lal Bagh Botanical Garden, Bangalore, Government Botanical Garden, Octacamund, तमिलनाडु। तो इस तरह ऊटाकामुद तमिलनाडु, ऊटी एक्चुअली मैसूर ऊटी वाले रीजन्स का है ये। तो ये इम्पोर्टेंट है, इतने देर जो हम पढ़ रहे थे हम एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे थे, अभी यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। ओके, हमारे बॉटनिकल गार्डन्स कहाँ कहाँ है ये आपको पता होना जरूरी है, स्पेशली बीइंग बॉटनिस्ट और बॉटनी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ फ्लोरिकल्चर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन देखते हैं इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है। जैसे कि हमें पता है फ्लोरिकल्चर इंडियन कल्चर का एक
हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है हमारे कस्टम्स का, हमारे कल्चर का, फ्लावर लगाना या फ्लावर्स गार्डनिंग। A wide range of conducive agro-climatic conditions across the India enable India to cultivate a large number of flowers. तो हमारे यहाँ variety of हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक ग्रेडियंट्स होने की वजह से, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। इंडिया के मैप में आप अगर देखते हैं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस का जो रेंज है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, काफी ज्यादा वैरी करता है। इसकी मदद से, इस डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से हम लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, पॉटेड प्लांट्स, फॉलिएज, एरोमेटिक फ्लावर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर्स हम ये सारी चीजें लगा सकते हैं। So the gradual shift from the sustenance agriculture to self-sufficiency in agriculture brought about change in lifestyles and increased the per capita. तो इस तरह से जो farmers अब flower culture करने लगे हैं, उस फ्लावर कल्चर की मदद से वो अपने पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करें, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि फार्मर्स फ्लावर्स की मदद से भी आज बिजनेस कर रहे हैं। फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया हैज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोइंग ट्रेडिशनल फ्लावर्स। तो आप देख सकते हैं इस तरह कट फ्लावर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बिक रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, है ना, कट फ्लावर्स आपको पता है जो। नेक्स्ट देखते हैं अदर सेगमेंट्स लाइक फिलर्स, पॉटेड प्लांट, सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल। तो आज आप एक नर्सरी में जाते हैं, आज नर्सरी का कितना ज्यादा डिमांड है ना, पॉटेड प्लांट्स लेने के लिए, सीड्स वगैरह शॉप है हमारे पास, स्पेसिफिक सीड्स वैरायटीज खरीदने के लिए। तो ये काफी सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं और सब बिजनेस ओरिएंटेड हो चुकी हैं। तो यानी कि किसी भी चीज से जब हम बिजनेस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, मतलब उस चीज का इम्पोर्टेंस हुआ। तो फ्लोरिकल्चर का इम्पोर्टेंस इस तरह से हम देखते हैं। तो ट्रेडिशनल फ्लावर कल्टीवेशन कंप्राइजिंग ऑफ ग्रोइंग लूज फ्लावर्स लाइक मेकिंग गार्लैंड्स, मतलब जो हार वगैरह होती है शादियों में, गाड़ियां सजाई जाती, डेकोरेशंस, पार्टीज, मैरिज हॉल्स वगैरह, है ना। तो इंडियन फ्लोरिकल्चर हमारे इंडियन ओरिजिन जो है फ्लावर्स से, उन्हीं से की जाती है। तो इस तरह से इतना ज्यादा डिमांड फ्लावर्स का देखा जाता है आज के मार्केट में। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा अवेलेबल है नेशनल सिनेरियो में। अगर हम देखें तो ईयर 2006 से लेकर 11 तक का यहाँ डेटा अगर हम देखें तो एरिया, ओके, एरिया दी गई है, कितने एरियाज यूज किए गए हैं फ्लोरिकल्चर के लिए, प्रोडक्शन, ठीक है, एंड देन कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स एंड कट फ्लावर्स का प्रोडक्शन लाख हेक्टेयर एंड लाख टर्न, मिलियन टर्न्स वगैरह में इस तरह से दिया गया है। ओके, तो ये एक डेटा है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एवरी ईयर टू ईयर ये चीजें जो है वो इंक्रीज हुई हैं, है ना, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर जो है वो इंक्रीज ही हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स डिमांड। द मेजर फ्लावर ग्रोइंग स्टेट्स, तो आप देख सकते हैं ज्यादातर फ्लावर कौन से स्टेट्स में इंडिया में ग्रो किया जाता है। ओके, सो कट फ्लावर्स $31 मिलियन, इतना हम कह सकते हैं इस रेट में कंजम्पशन है। कॉमर्शियल ट्रेड्स इन एग्रीकल्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसका कंजम्पशन हम मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हम देख सकते हैं। फोलिएज, जो लीफी डेकोरेशंस के लिए जो लीफ पार्ट्स यूज होते हैं, फोलिएज हम उसे कहते हैं, $29 मिलियन। लाइव प्लांट्स $6 मिलियन, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। तो इस तरह के डिमांड्स हैं आज के मार्केट में, ठीक है। तो 50 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इन इंडिया आर एंगेज्ड इन कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ फ्लावर्स कंट्रीब्यूटिंग 286 करोड़ रुपीस, इतना ज्यादा टू ग्लोबल फ्लोरिकल्चर ट्रेड। तो इंडिया 286 करोड़ का योगदान या कंट्रीब्यूशन दे रही है पूरे वर्ल्ड वाइड फ्लोरिकल्चर ट्रेड में, ठीक है। तो काफी कुछ चेंज हो गया है, काफी कुछ बढ़ चुका है फ्लोरिकल्चर में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस। सो सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली सिंबलाइज, फ्लावर जो है वो सिंबल है प्योरिटी, ब्यूटी, पीस, लव एंड पैशन का,
ठीक है। टू अ जापानीज फ्लावर अरेंजर ईच फ्लावर एक्सप्रेसेस वन और मोर मीनिंग। तो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट का एक जो अलग टेक्निक है, वहाँ हर एक फ्लावर, उनका कहना है कि हर एक फ्लावर एक्सप्रेस करती है मीनिंग। ठीक है, कुछ मीनिंग एक्सप्रेस करती हैं। जैसे कि हम इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि रेड रोजेस लव के लिए, कपल्स के लिए है, व्हाइट रोजेस प्योरिटी के लिए है, फ्रेंडशिप के लिए, ऐसे कुछ कुछ सोचते हैं। तो हर एक चीज, हर एक फ्लावर का एक अपना अपना मीनिंग है, उस तरह से हम सोच सकते हैं। तो उसी तरह जापान में भी फ्लावर अरेंजमेंट में हर एक फ्लावर की एक मीनिंग होती है। To an Indian, flowers have much greater significance. The aesthetic value of flowers in daily life cannot be overemphasized. So the aesthetic value यानी कि जो ब्यूटी हमें दिखती है फ्लावर्स की हमारी डेली लाइफ में, उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हमें उसे देखना, हमें उसे इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा। इन आवर सोसाइटी नो सोशल फंक्शन इज कंप्लीट विदाउट द यूज ऑफ फ्लावर। दिस इज ट्रू। कुछ भी हो जाए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, बर्थ से लेके डेथ तक हर एक सेरेमनीज, हर एक सेलिब्रेशंस में हमें फ्लावर्स चाहिए। द यूज ऑफ गजरा and veni is not limited to marriage only. These are also used in adornment for hair by women, especially in South. Every morning, evening or even all throughout the day, जो females हैं वो गजरा use करती हैं। Floral ornaments, bouquets, or flower arrangement also find a place in social gatherings, birthday parties, welcoming home, coming friends or relatives, and honoring dignitaries. तो ये सारी चीजें, आपके कॉलेज में कुछ फंक्शन हुआ, किसी शादी में आप जाइए, बर्थडे पार्टी में जाइए, कोई पार्टी गेट टुगेदर गैदरिंग्स में जाइए, हर जगह आपको फ्लावर तो मस्ट लगे। बिना फ्लावर्स के आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। The arrival of newborn is rejoiced with flowers. कोई घर में नया बच्चा पैदा हुआ है, उसमें भी हम फ्लावर्स ऑफर करते हैं, है ना। कोई डेड पीपल है, उसके लिए भी हम फ्लावर्स ऑफर करके ही अपना जो दुख है वो व्यक्त करते हैं। चलिए, स्कोप फॉर फ्लोरिकल्चर। तो हम यहाँ देखेंगे फ्लोरिकल्चर के लिए क्या स्कोप है। In India, floriculture is only a developing subject which offers much scope for improvement. देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में फ्लोरिकल्चर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी स्पीड से डेवलप हो रहा है और कुछ बड़ा स्कोप लेकर आने वाला है, क्योंकि इंडिया में ही फ्लावर्स हर एक कल्चर या फेस्टिवल में यूज होते हैं और हमें फ्लावर्स खरीद कर लाना पड़ता है मार्केट में जाकर, है ना। तो यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन भी ज्यादा है। This problem can be tackled from several angles such as conservation, domestication and introduction. Okay. So flowers का कंजर्व, हम उन वैरायटीज को, फ्लावर की वैरायटीज को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। डोमेस्टिकेशन मतलब हर एक घर घर में फ्लावर्स गार्डन वगैरह बना सकते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन मीन्स नए वैरायटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे घरों के गार्डन्स में। इंडिया इज रिच इन its plant resources, many of which are of ornamental value and some are potentially ornamental. तो इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, उनमें से कोई ऑर्नामेंटल वैल्यू यानी कि सजावट के लिए यूज होती हैं, और कुछ कुछ पोटेंशियली ऑर्नामेंटल मीन्स कंपल्सरीली सजावट के लिए वो फ्लावर्स चाहिए ही, कोई बड़े गैदरिंग्स या फंक्शंस में, तो ऐसे कंपल्शन फ्लावर्स भी होती हैं। Much of this wealth is wasted as a result of rapid urbanization. कह रहे कि काफी सारा पैसा इस पे वेस्ट किया जाता है फ्लावर्स पे। रैपिड अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, शहर में कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एंड अनस्क्रूपुलस कलेक्शन। तो इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा वेल्थ यानी कि पैसा जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सम अनस्क्रूपुलस nurserymen are selling one beautiful Paphiopedilum insigene orchid plant for the price of a single flower in foreign markets. तो ये लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से भी, है ना, हम कह सकते हैं कि कुछ नर्सरी मैन जो है, नर्सरीज में प्लांट्स कभी कभी बहुत कम रेट में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ जो फैफीपेडिलियम का नाम लिखा है, ये एक ऑर्किड प्लांट है जो काफी डिमांड में रहता है। तो एक फ्लावर की जो प्राइस है उसमें हमें एक पूरा प्लांट मिल जाता है। ओके, टू कंजर्व सच रेयर ऑर्किड्स, द इंडियन जो आईकार है, ठीक है,
Indian Council for Agriculture Research has now started some orchid sanctuaries, which is a correct step for this direction. ठीक है, तो पूरे प्लांट्स को ही रिन्यू करना, डोमेस्टिकेशन जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन, ठीक है, जिससे हम उनके फ्लावर के रेट्स, फॉर्मेशन रेट्स को बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट खुद उसमें इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि वो ऑर्किड्स जो हैं, फ्लावर्स, वो काफी डिमांड में रहते हैं। स्कोप फॉर फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे भी हम वही डिस्कस करने वाले हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स विद पोटेंशियल ऑर्नामेंटल वैल्यू। तो ऑर्किड जो है वो वाइल्ड प्लांट्स थे, उन्हें बहुत अच्छा डिमांड मिला इंडियन मार्केट में, फॉरेन मार्केट में, ठीक है, जिनकी वजह से उन्हें अभी हम लोगों ने डोमेस्टिकेट कर लिया, यानी कि हम जंगल से उन्हें लेकर आ गए, अब हम उन पे उन्हें बहुत अच्छे से हम उन्हें इम्प्रूव कर रहे हैं हमारे गार्डन में, ठीक है, और उनका प्राइस भी ज्यादा मिलता है। In the process of domestication, possibly in an altogether different climate, the wild plants generally pass through many changes, which itself may cause some chance improvement. तो ये जो वाइल्ड प्लांट्स होती है, उन्हें डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हमारे यहाँ आने के बाद फेस करना पड़ता है ना, तो इनकी वजह से इनमें इम्प्रूवमेंट के चांस हो भी सकते हैं, या फिर ये खराब भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। We have some very good plants in the wild with potential ornamental value, especially ferns जो decorations के लिए use होती हैं। In this regard, National Botanical Research Institute, formerly the National Botanic Gardens, Lucknow, has done some good work in acclimatizing, यानी कि acclimatizing का मतलब होता है adaptation, the Himalayan ferns in the subtropical climate of Lucknow. तो लखनऊ में हिमालयन फर्न्स को लगाकर देखा गया है, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस चीज को देख रही है, ट्राई कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिकेशन करने के लिए कहा गया है ना, वाइल्ड वैरायटीज को उनकी अपनी जगह से उठाकर लेकर आना है, अपने घरों में लगाना है, यानी कि अपने गार्डन्स में लगाना है। तो बॉटनिकल गार्डन्स में लगाया है लखनऊ में, हिमालयन फर्न है वो। ओके, तो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे फ्लावर्स की डिमांड, फ्लोरिकल्चर की डिमांड किस तरह से बढ़ी इंडियन मार्केट में, क्या वैल्यूज मिला उसे, है ना, ठीक है, तो किस तरह से ये एक बेटर स्कोप हो सकता है आने वाले जनरेशन के लिए फ्यूचर में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक फ्लावर का एग्जाम्पल, जो इमेज आपको दिख रहा है, दैट इज म्यूसेंडा फिलिपिका। ओके, म्यूसेंडा फिलिपिका एक प्लांट है, द डबल ब्रैक्ट म्यूसेंडा विद व्हाइट, पिंक एंड रेड कलर। तो ये फ्लावर्स आपको व्हाइट कलर में भी अवेलेबल होता है, और ये लाया कहाँ से गया था, फ्रॉम थाईलैंड, एंड अडेप्ट कहाँ हो गया, केरला, कोलकाता, केरला, बेंगलोर, इन सब एरियाज में अब ये अडॉप्ट हो गया। मैंने कोलकाता में इन फ्लावर्स को देखा है। ओके, ये फ्लावर्स काफी कॉमन है वेस्ट बंगाल में। ओके, so a great variety of so-called Havanian hibiscus and introduced by Lal Bagh, Bangalore, has completely changed the complexion of many gardens around the Bangalore. तो इस तरह से अलग अलग जगहों से लाए हुए प्लांट्स, फ्लावर्स किस तरह से अडेप्ट कर गए इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को, और उन सब चीज़ों का हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये स्कोप है। ओके, तो जिस फ्लावर का डिमांड जितना ज़्यादा है, उनकी जो कंजम्पशन रेट है उतनी ज़्यादा होगी, तो हमें उन्हीं फ्लावर्स पे फोकस करना चाहिए, फार्मर्स को जो फ्लावर ग्रो करते हैं, और वो कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है, फ्लोरिकल्चर कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो जिन फ्लावर्स का डिमांड है वो आप जहाँ रह रहे हो उस क्लाइमेटिक जोन्स में सुटेबल है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो वो हम कर सकते हैं, और उससे हम काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओके ओके, तो हम गार्डनिंग में ही एक टाइप देख रहे हैं, लैंडस्केप गार्डनिंग जिसे कहते हैं। तो ये क्या है, हम बड़े डिटेल में इसको समझने वाले हैं। Landscape gardening is an aesthetic branch of horticulture which deals with planting of ornamental plants in such a way that it creates a picturesque effect. तो आपने काफी सिंपल है, लैंडस्केप गार्डनिंग ऐसी गार्डनिंग है जहां आप जब उन फ्लावर्स इस तरह से लगे हुए होंगे उस गार्डन में, जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो पूरे फ्लावर के प्लांट्स जो हैं कुछ एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो वो
एक स्ट्रक्चर एनिमल का हो सकता है, फाउंटेन का हो सकता है ना, रिवर, लेक्स। तो इस तरह के लैंडस्केप वो एक आपको इमेजिन करवाएगा एक स्ट्रक्चर। अब हम आने वाले इमेजेस में देखेंगे क्या है वो। It is a very fascinating and interesting subject. There are several definitions and expressions to define this subject. According to Chambers Dictionary, the definition of landscape is the appearance of that portion of land which the eye can view at once, and landscape gardening is the art of laying grounds so as to produce the effect of picturesque लैंडस्केप। सो नयन रम्य इन मराठी और या हिंदी में भी हम नयन रम्य यानी कि आंखों को बहुत ज्यादा भाने वाला, बहुत ही सुंदर लगने वाला ऐसा दृश्य। ओके, सो लैंडस्केप मतलब हम कह सकते हैं कि एक बार आपकी जब नजर जहां जाती है, जितने दूर तक आपकी दोनों आंखें देख सकती हैं, उसे हम लैंडस्केप कहते हैं। ओके, तो इस तरह की गार्डनिंग, वो पूरा एरिया, पूरा फ्लैट सरफेस जो है वो आपको दिखेगा, पर वहां पे फ्लावर्स या प्लांट्स की ऐसी अरेंजमेंट होगी जिससे एक स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू बेले, landscape gardening is the application of garden forms, methods and materials to the improvements of the landscape, and the landscape in this connection is any area, large or small, on which it is desirable to develop a view or a design। ठीक है, हम इमेजेस की मदद से देखेंगे कैसे व्यूज और डिजाइन्स हैं। नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग, तो क्या क्या हो सकते हैं नेचुरल एलिमेंट्स में? माउंटेन्स, हिल्स, ग्लेन्स, वैलीज, सीज, रिवर, फॉरेस्ट, प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, स्वैम्प, स्ट्रीम्स, ये सारी चीजों को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एक लैंडस्केप को सजाने के लिए। इनकी मदद से हम एक लैंडस्केप को सजा सकते हैं। The landscape of such place is beautiful and conveys the feeling of mood of the landscape character like exhilaration, sadness, sereness और awe। तो जिस तरह मतलब हमारे इमोशंस, जो हमारा व्यू होता है, नेचर हमारे इमोशंस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है ना। आप कोई अच्छी जगह पे चले जाते हैं जहाँ बहुत अच्छी हवा बह रही है, पहाड़ है, सुंदर पेड़ है, शांत है बिल्कुल, तो आपका मूड वहां पे उस सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये देखिए लैंडस्केप गार्डनिंग का ये एक व्यू जो है इस इमेज के थ्रू से आपको देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से इन्होंने छत के ऊपर भी गार्डनिंग, लैंडस्केप गार्डनिंग की है ना, एक शेप दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट इमेजेस और देखेंगे हम। तो यहाँ पियानोस कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंस इन गोल्डन गेट पार्क, सैन फ्रांसिस्को contained many skylights and was covered with the field of native plants। तो इस तरह यहाँ पे स्काईलाइट्स बनाई है उन्होंने, लाइट्स लगाए हुए देखिए, है ना, और ऐसे ढेर बना के वहां ग्रासेस वगैरह, प्लांट्स वगैरह ऐसे उगाए हैं। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर जैसा बनाया है ग्रासेस की मदद से, है ना, ग्रासेस को कट करके। ओके, लैंडस्केपिंग प्रिंसिपल, तो लैंडस्केप गार्डनिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो क्या है हम देखते हैं। The ideal landscape garden is like ideal landscape painting, which expresses some single thoughts or feeling। तो लैंडस्केप गार्डनिंग का ये प्रिंसिपल होता है कि वो कोई थॉट या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे अपने गार्डनिंग की मदद से। हमें जब कोई इंसान उसे देखे तो उस थॉट को वो समझ सके, कनेक्ट कर सके खुद को। इट्स एक्सप्रेशन में बी गे, बोल्ड, रिटायर्ड, क्वाइट। तो उसका एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, दुख वाला हो सकता है ना, खुशी वाली हो सकती है, शांत वाली फीलिंग्स हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर में उसको कार्व करके बनाया गया हो सकता है वो गार्डन। ब्यूटी एंड यूटिलिटी शुड बी हार्मोनियसली कंबाइंड। ओके, ब्यूटी एंड यूटिलिटी, देखने में सुंदर दिखना चाहिए, लेकिन हमने किसी वेस्टेज के थ्रू से कुछ सुंदर बनाया है ना, कोई वेस्ट मटेरियल की मदद से कुछ बनाया है, प्लास्टिक्स वगैरह जो वेस्ट है और जो हार्मफुल है नेचर के लिए, उससे हमने कुछ गार्डनिंग की है। ओके, तो वो उसे हम कहेंगे ब्यूटी एंड यूटिलिटी। Area should be divided into different parts and plan should be conceived from each area. Overall plan should be such that the observer catches the entire effect।
तो ओवरऑल ऐसा समझ में आना चाहिए, है ना, एक बार देख लिया तो ऑब्जर्वर को पूरी तरह पता चलना चाहिए कि वो एक्चुअल वो गार्डनिंग क्या एक्सप्रेस करना चाहती है, क्या कहना चाहती है। Simplicity of design should be aimed at in the execution of the plan. तो सिंपली डिजाइन की सिंप्लिसिटी भी दिखनी चाहिए, उसका मैसेज भी कन्वे होना चाहिए। Overcrowding, an ideal landscape should have open space. Open space में होना चाहिए। Overcrowding of plants and objects should be avoided. Excess plants और चीजों को वहां पे नहीं रखना चाहिए, है ना। Overcrowding से लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि वहां क्या मैसेज दे रहा है वो गार्डन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंडस्केप डिजाइन, ह्यूमन चॉइस, है ना, मैन्स अल्टीमेट डिजायर इज टू मेक हिज लिविंग प्लेजरेबल एंड सराउंडिंग्स कंफर्टेबल। तो मैन अपने हिसाब से करेगा गार्डन कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, ये उनकी चॉइस है, ह्यूमंस की। साइट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड अकॉर्डिंग टू द साइट लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, उस हिसाब से कितना एरिया है, कितना बड़ा है, गार्डनिंग स्टाइल कैसे करें वो हम डिसाइड कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। व्यूज, डिस्टेंस व्यूज ऑफ माउंटेन, तो वहां से कौन सी चीजें दिखती है, वैली, डिस्टेंस, माउंटेन, हिल्स, ठीक है, तो वैसा प्लेस चूज करना चाहिए। हेरिटेज, वन इनहेरिट्स द नॉलेज ऑफ बॉटनी एंड एस्थेटिक सेंस एंड यूजेस अकॉर्डिंगली। Our rich heritage teaches us to use flowers and fragrant trees to improve the surrounding. ठीक है, तो हमारी जो हेरिटेज है उसको भी हमने बचा के रखना हमें आना चाहिए, ठीक है, कंजर्व करना हमें आना चाहिए। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी मैटर करता है। अगर आप कहीं लैंडस्केप गार्डनिंग करना चाहते हो, कोई गार्डन बनाना चाहते हो, तो जितने प्लांट्स आप लगाएंगे एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स को वो क्लाइमेट फेवरेबल होना चाहिए। Soil, according to the characteristics, soil type, suitable plants should be selected. Okay, next. Garden style. So garden styles को broadly classify किया है formal, informal and free style में। तो अभी आपको मैं एक आइडिया, एक विजन क्रिएट करने के लिए बता दूं कि फॉर्मल स्टाइल मतलब ऑफिस, जैसे पार्लियामेंट हाउस के सामने गार्डन है सपोज, है ना, तो ऐसी जगह में फॉर्मल स्टाइल की गार्डन्स होंगे। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट सेक्टर्स के बड़े बड़े ऑफिसेस, बिल्डिंग्स हैं, उनके सामने फॉर्मल स्टाइल की गार्डन्स होंगी। ठीक है, इनफॉर्मल स्टाइल पार्क्स है, हमारे गार्डन्स है जहाँ हम रोज सुबह शाम घूमने, वॉक करने वगैरह जाते हैं, वो इनफॉर्मल स्टाइल के हो सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, फ्री स्टाइल भी देखेंगे हम। So formal style में first plan is made on a paper and then land is selected accordingly. Plan is symmetrical. Gardens are of geometric design. Squarish होना चाहिए, rectangular होना चाहिए, कैसा होगा? The roads are cut at right angles. It has some sort of enclosure. Flower beds are also geometric shapes. The arrangements of trees and shrubs necessarily, तो सारी चीजों को ध्यान में रखकर geometrical होना चाहिए, symmetrical होना चाहिए, trimming and training किया जाएगा। ओके, other features like fountains, water pools, cascades वगैरह ध्यान में रखा जाएगा, center of attraction उन्हें बनाया जाएगा। Examples of such style gardening are Persian gardens and Mughal gardens. Okay, so these are the examples for formal style gardens. So मुगल gardens आप देख सकते हैं कितने उन्होंने बिल्कुल, ये फॉर्मल गार्डन है, किस तरह से इसे बनाया गया है, पूरे एरिया को मेजरमेंट कर करके बनाया गया है। ओके, तो यहाँ हम ताजमहल के सामने भी इस गार्डन को देख सकते हैं, तो ये फॉर्मल गार्डन्स में। इनफॉर्मल स्टाइल में naturalistic effect, total view and represent natural beauty. This style is just contrast above the formal style. तो informal just formal के उल्टा होगा, ठीक है। Roads and paths are made curvaceous and bending. अभी पहले वाले में फॉर्मल में 90 डिग्रीज या राइट एंगल पे कट करता था रोड्स वगैरह गार्डन को। वाटर बॉडीज आर मेड ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं है इनके लिए। फ्लावर बेड्स आर मेड ऑफ इरेगुलर शेप. Plants are allowed to grow in natural form. Japanese garden are the best example of this type of gardening. Okay, so likewise, काफी beautiful लगती हैं ऐसे gardens. Japanese garden. Freestyle gardening में styles combines a good points both formal and informal.
एंड रोज गार्डन ऑफ लुधियाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री स्टाइल। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं रहता, जो पॉइंट्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल को मिलाकर इन गार्डन्स को बना दिया जाता है। ओके, यहाँ कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। नेक्स्ट, some famous gardens in India. So the government botanical gardens Ooty, Brindavan Garden Mysore, Mughal Garden Delhi, Nek Chand Rock Garden Chandigarh, Umaid Bhawan Place Jodhpur, Tulip Garden Srinagar, Shalimar Bagh Kashmir, Yadavindra Garden Pinjori, Chaubatia Ranikhet, Hanging Gardens Mumbai, लाल बाग बेंगलोर। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट गार्डन्स है, फेमस गार्डन्स हैं इंडिया के। तो वन बाय वन हम सारे देखने वाले हैं। चलिए, तो द गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन, तो यहाँ आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये कौन मेंटेन करके रखता है? तमिलनाडु के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले। ठीक है, और ये नीलगिरी माउंटेन जो है कि तमिलनाडु या ऊटी में सबसे फेमस माउंटेन रेंजेस है नीलगिरी। ओके, और उसे इटालियन स्टाइल में स्ट्रक्चर किया गया है। वहाँ वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं। ओके, पॉन्ड्स हैं, लिलीज से भरे हुए वहाँ पे एरियाज हैं गार्डन में। ठीक है, तो इस तरह की चीजें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और फ्लावर सबसे ज्यादा शोई होते हैं इन द मंथ ऑफ मई। नेक्स्ट, तो आप इस तरह से, ये है ऊटी का जो तमिलनाडु का बॉटनिक गार्डन है, ये आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, वृंदावन गार्डन मैसूर, ये कर्नाटका में सिचुएटेड है, कावेरी रिवर के पास में इसे बिल्ड किया गया, बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें एनिमल स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड बाय क्लिपिंग शर्प्स, तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले पिक्चर में, इमेज में देखा था, एनिमल स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसके ऊपर प्लांट्स एंड फ्लावर्स ग्रो किए जाते हैं। तो कितने एरिया में फैला हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वृंदावन गार्डन, और ये कावेरी रिवर के बैंक में है या अक्रॉस द रिवर है। ओके,
ओके, तो आप जितने भी गार्डन्स के नेम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं उन्हें आप गूगल करके या यूट्यूब में भी आप ओपन करके देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन गार्डन्स को देखने के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल गार्डन्स दिल्ली। तो ये काफी पुराना गार्डन है, राष्ट्रपति भवन के प्रीमाइसेस में जो लोकेटेड है। ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द सिटी इसे कहा जाता है, और पब्लिक के लिए ओपन होता है इन द मंथ ऑफ February एंड मार्च। ओके, सो टिपिकल मुगल डिजाइन में इंग्लिश फ्लावर गार्डन, 70 वैरायटीज ऑफ सीजनल फ्लावर्स है वहाँ पे, 250 प्लांट्स है, 30 हर्बल एंड मेडिसिनल, बोनसाई गार्डन है। ओके, तो इस तरह की वैरायटीज आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन के बाहर इस तरह का अरेंजमेंट है। देखिए, इस तरह से फ्लावर्स वहाँ राष्ट्रपति भवन में लगाए जाते हैं। ओके, नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़। तो ये एरिया जो है ये 40 एकर्स में फैला हुआ है। ओके, यहाँ पे 2000 स्कल्पचर्स हैं, तो हम अभी आगे इमेज में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो वेस्ट, बहुत सारी चीजें वहां पे वेस्ट से बनाई गई, बॉटल, ग्लास, बैंगल्स, टाइल्स, सेरेमिक पॉट्स वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसमें से बनाई गई है। ओके, ओके, women of Chandigarh celebrate Teej festival in the garden. So Teej festival is basically करवा चौथ जिसे बोलते हैं, हरितालिका जिसे बोलते हैं, वो तीज फेस्टिवल है। उस गार्डन में विमेन्स तीज फेस्टिवल या करवा चौथ का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट, तो ये स्कल्पचर्स की बात हो रही थी, 2000 स्कल्पचर्स। तो ये कैसे बनाया गया है? वेस्ट से बनाया गया है, प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, सिरेमिक्स वगैरह जो वेस्ट है, टाइल्स, उन सब चीजों से ये बनाया गया है। इस तरह से गार्डन का व्यू है अंदर। ओके, सो उमेद भवन पैलेस जोधपुर। अब हम चले गए राजस्थान में, तो यहाँ पे भी आप गार्डनिंग का टाइप देख सकते हैं जो कि काफी सुंदर लग रहा है पैलेस के बाहर। ओके, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर पे अब हम पहुंच गए। तो ये ट्यूलिप गार्डन जो है ये फुट हिल्स ऑफ जबरवन हिल्स, द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन और सिराज बाग और ट्यूलिप गार्डन, इस तरह के नामों से ये जाना जाता है। लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप फ्लावर है, कैसा फ्लावर है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो 80s और 90s के हिंदी पिक्चर्स में उन्हीं गार्डन्स में मैक्सिमम गाने वगैरह शूट हुए हैं। अभी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जो भी पुराने गाने अगर आप सुनते हैं या फिर टीवी में आपने कभी देखा है तो वो उन्हीं गार्डन्स में जनरली शूट हुए हैं श्रीनगर में। इट लुक्स मोस्ट स्पेक्टिकुलर ड्यूरिंग द ट्यूलिप फेस्टिवल, one of the largest in Asia, held during the month of April. The best time to visit the garden would be March to May, as the flowers bloom beautifully during this period. तो मार्च टू मई के महीने में अगर हम गार्डन को विजिट कर सके तो काफी अच्छा नजारा हमें देखने को मिलता है। सो ये है ट्यूलिप गार्डन। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स आपने बहुत सारे मूवीज में देखा है इस तरह से। तो गाने की शूटिंग वगैरह ऐसे लोकेशन पे होती है, फिल्म की शूटिंग्स होती है। ओके, सो ये है ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। शालीमार बाग इन कश्मीर। तो शालीमार बाग मुगल गार्डन्स, मुगल के गार्डन से ही आता है श्रीनगर में। ओके, एंड दिस इज द क्राउन ऑफ श्रीनगर। इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर यानी कि श्रीनगर का ताज कहा जाता है इस गार्डन को। पर्शियन स्टाइल में डिजाइन है, यानी कि ये फॉर्मल स्टाइल है। ओके, पर्शियन स्टाइल फॉर्मल स्टाइल में आता है, Persian style of architecture. This garden is sight to behold with its beautiful manicured green water fountains and arched niches behind the garden waterfalls, which is a unique feature of the garden. Okay, ठीक है, नेक्स्ट। तो इस तरह का ये गार्डन है पर्शियन स्टाइल में। यदविंद्र गार्डन पिंजोरी। सो ये एक गार्डन है जो हिमालयस के फुटहिल में बनाया गया है। सिटी पिंजोरी, अंबाला, शिमला रोड। ओके, इन सब नाम फॉर्मली नोन एज पिंजोरी गार्डन। तो इन सब अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। सो वन ऑफ द बेस्ट मुगल गार्डन्स इन इंडिया,
constructed in much the same way as Shalimar Bagh in Srinagar. Okay, so garden is layered in 7 terraces, contain Rajasthani Mughal style palaces. Okay, doorways, water fountain, cypress trees, flower beds, fruit groves, इस तरह की डिफरेंट चीजें वहां पे दिखाई गई हैं। अभी मैं ये जो भी कुछ बोल रही हूँ आपको सारी चीजें इमेजिन नहीं हो सकती, तो प्लीज आप YouTube में जाइए और सर्च करिए यदुवेंद्र गार्डन्स इन पिंजोरी। ओके, तो वहां आपको सारी चीजें ये आपको देखने को मिलेगा वहां वीडियोज में। ओके, तो यहाँ बैसाखी, पिंजोरी में बैसाखी फेस्टिवल होती है पंजाब में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। पिंजोरी मैंगो मेला इन जुलाई, आम का मार्केट लगता है, फिर आम का मेला लगता है। ओके, पॉपुलर पिंजोरी हेरिटेज फेस्टिवल इन दिसंबर एंड आर हेल्ड इन दीज गार्डन्स एनुअली, यानी कि हर साल ये मैंगो का जो मेला है, ओके, या बैसाखी फेस्टिवल में जो मेला लगता है अप्रैल में, ये हर साल वहां होता है। ओके, तो ये कुछ इमेजेस हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। चौबाटिया रानीखेत, यानी कि ये उत्तराखंड में होना चाहिए। रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। ओके, यस, सो एप्पल ऑर्किड्स, यानी कि सेब के जो बाग होते हैं, प्लम ट्रीज, पीचेस, एप्रिकॉट, सारे फ्रूट्स के बाग है वहां पे। 600 एकर्स में वो पूरा फॉरेस्ट जो है वो स्कैटर्ड है, जहाँ साइप्रस, सेदार, पाइन, इस तरह के रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर ओक ट्रीज, ऐसे वैरायटी के ट्रीज देखे जाते हैं। ओके, देन फ्रूट जूसेस, हनी, तो ये सारी चीजें खरीदने को वहां मिलती हैं। ठीक है, आप वहां जाके फ्रूट जूसेस वगैरह, देन हनी, ऐसी चीजें खरीद कर ला सकते हैं, प्योर, जो उस गार्डन में ही, गार्डन का ही प्रोडक्ट है। चलिए नेक्स्ट। तो इस तरह का दिखता है रानीखेत अल्मोड़ा। तो आपको अगर बताऊं मैं, आप लोगों ने मूवी देखी है कि नहीं, राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान और करिश्मा कपूर की जो मूवी आई थी, उसके मैक्सिमम शूट्स वहीं से लिए गए, रानीखेत उत्तराखंड। ओके, तो वो मूवी वहीं पे शूट हुई है, मैक्सिमम उसके जो शूट्स हुए हैं वहीं पे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट। इस तरह के फ्लावर्स वहां देखे जाते हैं। Hanging Gardens, Mumbai. So it's a very popular tourist attraction in Mumbai. The Hanging Gardens are terrace gardens located at the top of Malabar Hills on the western side. Okay. तो हम इमेजेस में देख लेंगे हैंगिंग गार्डन को किस तरह से है। तो पीपल throng this garden for their early morning walks, योगा, जॉगिंग एक्सेट्रा करने के लिए वहां पे मुंबई की क्राउड जो है वो इकट्ठा होती है। चलिए इमेजेस देख लेते हैं। ये है हैंगिंग गार्डन का इमेज, काफी ब्यूटीफुल है। ओके, लाल बाग बेंगलोर। So it's a famous botanical garden in South Bengaluru, India's largest collector of tropical plants. तो वहां पे हमें बर्ड्स देखने को मिलेंगे, लाइक मैना, पैराकिट्स, पॉन्ड हेरॉन, किंगफिशर, स्पॉटेड पेलिकन। ओके, और इस तरह के बर्ड्स आपको उस गार्डन में, लाल बाग में देखने को मिलेगा। One of the most ancient rock formations on earth dating 3000 million years पुराना रॉक मिलेगा वहां हमें देखने के लिए। ओके, दैट इज द मेजर अट्रैक्शन, सारे लोग उसी को देखने के लिए जाते हैं लाल बाग में। द गार्डन होस्ट अ नंबर ऑफ फ्लावर शोज, द टू मोस्ट पॉपुलर वंस बीइंग दोज हेल्ड ऑन 26 जनवरी एंड 15 अगस्त। तो फ्लावर शोज होते हैं उस गार्डन में साल में 2 बार, 26 जनवरी एंड 15 अगस्त, जो कि हम कह सकते हैं रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे पर। नेक्स्ट, तो ये इस तरह का लाल बाग गार्डन जो है वो इस तरह दिखता है। इस तरह से लोग वहां विजिट करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर टॉपिक। सो जितना कवर किया जा सकता था, एक्सप्लेन किया जा सकता है था, मैंने कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। जो गार्डन्स में स्पेसिफिक चीजें बताई गई हैं उन्हें ट्राई करिए गूगल करके इमेजेस देखने की। बहुत सारी इमेजेस मैंने आपको यहाँ भी दिखाई है। मैं सजेस्ट करूंगी यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए, जिससे और भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।